हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नो द गेम पॉडकास्ट। और मेरे जितने भी मित्र हैं उन्होंने मुझे बहुत एक छोटी शिकायत बोली है कि मैं आप लोगों से सबसे जब भी बात करता हूँ तो थोड़ा सा काफ़ी सीरियस होकर बात करता हूँ। और सबका यही कहना पड़ रहा है कि भाई इतना सीरियस नहीं होना है, इतना सीरियस हो गए तो लोग आपको ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे, और अगर ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे मुझे तो आप अपने करियर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, जो कि बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा उस चीज़ का जो हम करना चाह रहे हैं। तो आज के कार्य प्रगति पर के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सरकारी जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब के बारे में। मतलब सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बारे में। मतलब ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह के ऑब्सेशन से हम गुजरते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हम ऑल ओवर इंडिया में कैसे भी करके बस एक जॉब लग जाए, और सरकारी जॉब लग जाए और बहुत ही अच्छे से काम करने को मिल जाए और फुल स्टेबिलिटी हो जाए। कितने सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं वो तो आपको पता ही है सरकारी जॉब के। तो पूरे इंडिया में जो ये ऑब्सेशन चल रहा है, उस पूरे ऑब्सेशन को हम आज परत दर परत समझेंगे कि ये ऐसा क्यों है कि इंडियन जो है वो सिर्फ भागते रहते हैं सरकारी नौकरी के पीछे। और क्या वो भागना सही है? क्या वो ड्रीम को चेज़ करना अपने आप में सही है? और अगर सही नहीं है या गलत, वैसे तो करियर की दुनिया में आपको पता ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि करियर में कभी कोई सही गलत नहीं होता है। जो होता है वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है, और ओवरऑल आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कुछ थोड़ा-सा उसके अंदर एक नमक डला होता है लक का भी। तो ऐसे तो करियर में कोई डिसीजन जो है वो सही गलत नहीं होता, लेकिन ये जो सरकारी नौकरी और प्राइवेट वाली नौकरी है ना, उसके बिहाइंड जो रीज़न है, जो लॉजिक है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी नज़र में बाल्टी बड़ी होती है या समुंदर बड़ा होता है? ऑब्वियसली समुंदर बड़ा होता है। बाल्टी में ज़्यादा पानी होगा या समुंदर में पानी ज़्यादा होगा? वही बाल्टी में बस एक बाल्टी पानी आएगा, समुंदर पूरा भरा हुआ है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भारत में जितनी भी जॉब्स निकलती हैं, जितनी भी जॉब्स होती हैं, पूरे इंडिया में जितने भी जॉब्स हैं, उसका एक सिर्फ़ 3% जो है, सिर्फ़ 3% जॉब्स जो हैं, वो सरकारी नौकरी के फॉर्म में होती है। बाकी 97% जॉब्स जो हैं, 97% जॉब्स वो होती है प्राइवेट सेक्टर में। तो आप सोचो कि आप जॉब सर्च करने जा रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी, मतलब कि आपका ये अनुमान अगर लगाया जाए कि आपको जॉब ईज़िली और अच्छे से और कहाँ पर मिल सकती है, वो सरकारी में मिल सकती है, प्राइवेट में मिल सकती है। ऑफ़ कोर्स प्राइवेट में मिल सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरी के अंदर एक तो ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो। हमारे मन में बहुत सारी शंकाएँ जो हम आज की इस वीडियो में पूरी करेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया ये तो समझो कि भई उतनी नौकरियाँ है ही नहीं, 97% जॉब्स तो प्राइवेट सेक्टर में है। सरकारी में सिर्फ 3% ही बची है। अब वो 3% के लिए कितने लोग प्रिपेयर करते हैं, कितनी कॉम्पिटिशन होती है, क्या कट थ्रोट होता है, वो भी बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। इनफैक्ट पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे तो जिस तरह से सरकारी नौकरियों की जो हायरिंग होती है, मैं उसको पर्सनली बहुत-बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता हूँ। मुझको पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो हायरिंग होती है ना, ये प्रोसेस थोड़ी-सी पुराने ज़माने की है। और अगर आप मेरी बात मानो तो मैंने तो ये भी सोचूँगा कि जो सरकारी नौकरी का पूरा कॉन्सेप्ट ही है ना, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है ये कॉन्सेप्ट, और क्यों इंडिया का ऑब्सेशन उस तरफ से चला गया है। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो जब अगर हम सिर्फ प्लेन नंबर्स की बात करें तो सारे नंबर जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की तरफ टिल्ट करते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बहुत कम करते हैं। अच्छा, ये रीज़न क्यों हुआ कि मैंने आज के वीडियो में स्पेसिफिकली ये दोनों का कंपैरिजन करने का क्यों सोचा? पहली चीज़ तो यही आ गई कि इतने सारे वीडियोज़ हम देख रहे हैं, कुछ-कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो 8-8, 5-5, 10-10 साल तक सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में निकाल देते हैं। और ये बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जो टैलेंटेड नहीं हैं, या इसमें बहुत सारे लक का भी बहुत सारा फैक्टर है, उसमें बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक्स का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर इन करती हैं। और सिर्फ़ आपकी काबिलियत ही अकेला फैक्टर नहीं है। तो अगर सिर्फ़ आपकी काबिलियत के दम पे आप नहीं जीत सकते, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें लगेंगी आपको, और वहाँ पर आपको पता है कि बहुत मुश्किल है उस जगह पे जीतना, तो जाना ही क्यों उस दिशा में, जिस दिशा में हमें पता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किल और इतनी ज़्यादा, हालाँकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर टफ़ है तो मत करो। लेकिन ये थोड़ी-सी प्रैक्टिकैलिटी भी तो देखो कि वो चीज़ एक्चुअली पॉसिबल है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं, भई जब हम नदी में तैरते हैं, अब मुझे तो तैरना नहीं आता, लेकिन ये फिर सुनी-सुनाई बातें बता रहा हूँ आपको, कि जब हम नदी में तैरते हैं, तो अगर नदी इस दिशा में बह रही है, तो आप उसी दिशा में अगर तैरोगे तो आप आसानी से अपनी मंज़िल तक पहुँच जाओगे, राइट? वहीं अगर नदी के अगेंस्ट में, आपके बहाव के अगेंस्ट में अगर आप तैरोगे, तो आपको तो बहुत सारा ज़ोर भी लगाना पड़ेगा, और शायद वहीं के वहीं आप एक ही जगह बस हाथ-पैर मारते रहो, और आप जितना आगे बढ़ोगे वो उसके अगेंस्ट में जाओगे। कहने का मतलब ये है कि अपस्ट्रीम जो स्विमिंग करना होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे आपको वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई और बहनों और बच्चों, और कैसे भी करके समझो, 97% जहाँ जॉब्स हैं
वहाँ जाओ, वहाँ अप्लाई करो, वहाँ मेहनत करो, वहाँ सही ट्रिक्स लगाओ, वहीं टैक्टिक्स लगाओ, वहाँ दिमाग लगाओ, वहाँ डायरेक्शन करो, वहाँ फ़ोकस करो, तो आप सक्सेसफुल कहाँ हो जाओगे? बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। वहीं अगर आप सिर्फ़ दौड़ने एक रेस में दौड़ने के लिए बस तैयारी मतलब सिर्फ़ दौड़ने की परमिशन के लिए अगर आप इतना टाइम लगा रहे हो, सिर्फ़ जॉब में घुसने के लिए इतना टाइम लगा रहे हो, तो मतलब उसका पॉइंट क्या है वो मैं समझ नहीं पाता हूँ उस चीज़ को और वो मानसिकता जो है वो मैं उसको सही गलत नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें एज़ थोड़ा-सा ओपन माइंडेड होके ये सोचना चाहिए कि यार सरकारी नौकरी में हो ही क्या जाएगा? अच्छा मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैं अगर चाहता तो मैं बहुत अच्छे से किसी सरकारी नौकरी में घुस सकता था। मुझे लगता है कि मेरे अंदर दिमाग था, मैं हमेशा अच्छे परसेंट से पास होता था। हमेशा मैं अपनी क्लास के टॉप 5-10 बच्चों में आता था और दिमाग तो है, बंदे में दिमाग तो है लेकिन लेकिन बंदे में एटीट्यूड वो सरकारी नौकरी वाला है ही नहीं शुरू से। मेरे मम्मी-पापा ने और मेरे परिवार के लोगों ने बहुत और मेरा जो परिवार है वो पूरा ही प्रशासनिक सेवा में ही जुड़ा हुआ है। कोई टीचर में है, कोई गवर्नमेंट जॉब्स में, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में। शायद मैं अकेला ऐसा एक अपवाद हूँ या 1-2 कज़िन और होंगे मेरे, जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। लेकिन बाकी सब जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है और अभी भी सबका दिमाग यही चलता है, बच्चे बड़े हुए सबसे पहले बोलो गवर्नमेंट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो। क्यों करो गवर्नमेंट जॉब? क्योंकि उसमें होती है स्टेबिलिटी। लेकिन ये स्टेबिलिटी जो है ना वो आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 1800s और अर्ली 1900s का कॉन्सेप्ट है। जब गवर्नमेंट सर्विसेज़ स्टार्ट हुई थी, जब अंग्रेज़ों ने गवर्नमेंट सर्विसेज़ स्टार्ट करी थी, वहाँ से ये पूरी लहर आई हुई है। और जो लहर है ना, इसको हम आज टैकल करेंगे और इसको हम काउंटर करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपके पास इनफ लॉजिक होगा इस चीज़ को मानने के लिए कि प्राइवेट जॉब होती है और गवर्नमेंट जॉब होती है। अगर आपको लगता है 1-2 प्रयास में अगर नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट जॉब का, तो आप बिल्कुल अपना फ़ोकस कंप्लीटली डाइवर्ट कर लो, कंप्लीटली यू टर्न ले लो और यू टर्न का दूसरा नाम कार्य प्रगति पर है, तो उसमें घुस जाओ और प्राइवेट में जाके अपने आप को सुपर डुपर अल्टी-पल्टी सक्सेसफुल करो ना। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। करो, बिल्कुल करो, करना ही चाहिए। तो एक तरफ है कि मेरे पास में जो भी मुझे जो भी चीज़ें चाहिए वो मेरे पास आसानी से आ सकती हैं। अगर मैं होम डिलीवरी मुझे सब कुछ मिल रही है, अच्छी प्राइस में मिल रहा है सामान, तो मैं क्यों बैग उठा के, झोला उठा के सुपरमार्केट जाऊँगा, फिर वहाँ जाके लाइन में लगूँगा, फिर सारा सामान अपने आप से उठाऊँगा, फिर अपनी ट्रॉली में डालूँगा, वो ट्रॉली लेके मैं काउंटर पे जाऊँगा, काउंटर पे खड़ा रहूँगा, देखता रहूँगा, अच्छा अब मेरा नंबर तीसरा है, अब मेरा नंबर दूसरा है, अब मेरा नंबर आने वाला है, ओह! मैं पर्स घर पे भूल आया और बहुत सारी चीज़ें होती रही और ये मैं क्यों इस पूरे कठिन प्रयास से गुज़रूँगा जब मुझे पता है कि मैं मोबाइल पे बैठे-बैठे टुक-टाक, टुक-टुक कर दूँगा और मेरे पास में मेरी होम डिलीवरी हो जाएगी। सबसे आसान है ना? तो वही कर लो ना भाई, वही तो चीज़ प्राइवेट और गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जॉब में क्या करोगे? सबसे पहले आप वेट करोगे। किस चीज़ का? कि भई सबसे पहले तो ओपनिंग्स आना चाहिए। अब वो ओपनिंग्स कितनी आती हैं? समुंदर में बाल्टी जितनी। कि पूरी जॉब में ज़रा-सी ओपनिंग्स है क्योंकि गवर्नमेंट का काम तो गवर्नमेंट चलाना है ना। अर्थव्यवस्था थोड़ी ना गवर्नमेंट चला देगी। गवर्नमेंट जो है वो अर्थव्यवस्था को गाइड कर सकती है, एक रेगुलेट कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसको चला थोड़ी ना सकती है। आप देखो ना जितने भी दो देश हैं आस-पास मतलब उसके एग्ज़ाम्पल पे भी मैं समझाऊँगा आपको कि ये जो गवर्नमेंट है उसका काम ये थोड़ी ना है कि वो मतलब कि कंपनीज़ चलाए और ऐसे उनका जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट का काम नहीं होता है। गवर्नमेंट का लक्ष्य जॉब क्रिएशन होता है, लेकिन गवर्नमेंट का प्रोसेस जो है वो जॉब क्रिएशन का नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कल को बोल दे कि यार मैं 40 करोड़ लोगों है मेरे पास में इंडिया में, एक काम करता हूँ 40 करोड़ ओपनिंग्स निकाल देता हूँ। निकाल तो दोगे आप ओपनिंग्स लेकिन करोगे क्या? वो लोग उनको सैलरी कैसे दोगे? उनको सैलरी देके उनको हैप्पी कैसे रखोगे? चलो अगर आप सबको एक यूनिवर्सल सैलरी भी दे दो, आपके पास तो एक लिमिटेड किटी है पैसे की, आपने सब में बाँट भी दिया तो हर किसी को कितना ही आ जाएगा 100, 50, 2000, 3000 रुपए की सैलरी दैट्स इट। सोशल वाला जो ये जो पार्ट है ना सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है ना, ये सोशल सिक्योरिटी का नेट जो है वो उस देशों में अच्छा लगता है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, रिसोर्सेज़ बहुत है, गवर्नमेंट पहले ही कमा के बैठी है, एक्सेस में बैठी हुई है और चल रहा है। भई इंडिया वैसे जैसे देश में जहाँ हर चीज़ का अभाव है, खाने-पीने से लेकर पहनने-ओढ़ने से लेकर पेट्रोल, डीज़ल सब कुछ मतलब हम अभाव में रहते हैं और एक नॉर्मल भारतीय से आप बात करोगे तो उसको हमेशा यही रहेगा कि यार मेरे पास अभी पैसा नहीं, मेरे पास अभी ये नहीं है, मैं हर चीज़ के अभाव में हूँ। तो अगर वैसे वाले किसी देश में आप जाके बोलोगे कि मैं सोशल सिक्योरिटी का आपको नेट दे दूँगा और आप टेंशन मत लो, जो भी होगा देखा जाएगा, तो उसके बाद में इंसान क्या करेगा? काम करेगा कोई? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो ही नहीं सकती। ये एक विचारधारा की बात है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है।
प्रैक्टिकल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, रियलिज़्म में तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो हम जो है ना, एक उल्टी नदी बह रही है और नदी के अंदर उल्टे बहाव में हम जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, तो आपने पहले वेट कर लिया सरकारी नौकरी की डिक्लेयर होने का। फिर वो नौकरी डिक्लेयर होगी, फिर आप बोलोगे अच्छा इसकी ये रिक्वायरमेंट है, पढ़ लेता हूँ, ये प्रोसेस है, पढ़ने लग गए आप बिल्कुल, लड़के-लड़कियाँ, अंकल-आंटी सब लगे हुए हैं बिल्कुल, और उसका इतना ब्रॉड वो है कि 18 साल से लेकर 20 साल से लेकर 35-40 साल तक के लोग बिल्कुल वो कर रहे हैं। और मतलब ये लॉजिक ही क्या है? इसका कोई लॉजिक ही नहीं है इस पूरी चीज़ का। ये पूरे गवर्नमेंट जॉब्स का मुझे तो कहीं लॉजिक ही नहीं दिख रहा है कि यार इससे हो क्या रहा है? अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यार उसमें इज़्ज़त बहुत मिलती है। इज़्ज़त वाली बात मतलब तो आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में इज़्ज़त नहीं है? भाई इज़्ज़त है, आप जहाँ जाओगे वहाँ पे इज़्ज़त है। हाँ, वो एक अननेसेसरी वाला पावर नहीं है। इनफैक्ट ये तो बहुत गलत वाली इज़्ज़त हुई ना, कि अगर लेट्स से अगर मैं कलेक्टर हूँ, एक कलेक्टर जो है वो लॉ से ऊपर नहीं होता, राइट? एक सरकारी अफ़सर जो है वो लॉ से ऊपर तो नहीं होता ना। तो एक कॉमन आदमी और एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। उनको कहीं अननेसेसरी का पावर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पावर लोग कॉन्सन्ट्रेट कर लेते हैं और फिर उसका मिसयूज़ करते हैं। इसी तरह से करप्शन का भी जन्म हो जाता है। इसी तरह से ये सब, तो ये जो पूरी कहानी है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। और कहीं न कहीं किसको आप ब्लेम कर सकते हो कि भाई सरकारी नौकरी है। लोग पड़े हुए सरकारी नौकरी के पीछे, उसमें घुसने के लिए लोग करोड़ों रुपए देते हैं। एक बार घुस जब घुसते हैं तो उनको वो रिकवर भी करना होता है। तो आपको पता ही है वो पूरी कहानी बोले, लेकिन हमें उस कहानी से मतलब नहीं है, हमें अपने करियर से मतलब है। तो हम वापस अपने करियर पर आते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे सामने 2 ऑप्शन है। एक मेरे पास होम डिलीवरी हो सकती चीज़ों की, और दूसरी मेरे को जाके और सुपरमार्केट में बैठ के पूरा सामान उठा के लाद के लाना है, फिर मैं घर में लेके आऊँगा, फिर उसको सेग्रीगेट करूँगा, फिर उनको अरेंज करूँगा। कितना लफड़ा है भाई। और ट्रैफ़िक ट्रैफ़िक मतलब अपने कॉम्पिटिशन को आप देख लो, वो भी तो है। तो इतनी चीज़ें करने के बाद मैं पहुँचूँगा कहीं वहीं के वहीं, वही सामान मेरे पास आ रहा है। तो भाई एक बात बताओ कि अगर आपको कोई पानी दे रहा है, तो जैसे हमने 12th पास में बताया, सर पानी तो पानी होता है ना, अब वो काँच के ग्लास में मिले आपको या स्टील के ग्लास में मिले, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो जैसे ज्ञान ज्ञान होता है, वैसे पैसा भी पैसा ही होता है ना। तो आपको वो पैसा जो है वो सरकारी नौकरी से आ रहा है जिससे आपका घर चल रहा है, या किसी प्राइवेट जॉब से आ रहा है जिससे आपका घर चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सेम ही पैसा है। अब आप मुझे बता दो बीएमडब्ल्यू को कैसे पता चलेगा कि जो उसके अंदर जो जिसकी तशरीफ़ रखी हुई है, और वो जो तशरीफ़ को तो नहीं पहचानती बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू को तो नहीं पता है कि ये तशरीफ़ जो है ये गवर्नमेंट ऑफ़िसर की है या प्राइवेट सेक्टर के पर्सन की है। बीएमडब्ल्यू तो बीएमडब्ल्यू है, और उसकी सीट है, और जिस पे जो तशरीफ़ बैठ गई, वो बैठ गई। तो फ़र्क तो कुछ हुआ नहीं। उल्टा अगर आप गवर्नमेंट ऑफ़िशियल हो, और अगर आप अनलेस कि आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राज्यपाल नहीं बन जाते हो, तब तक आप बीएमडब्ल्यू में बैठने का तो ख्वाब आप छोड़ ही दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक प्रॉपर हायरार्की है और एक प्रोसेस डिफाइंड है हर चीज़ के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि मैं इतनी प्रोसेस करूँ, इतना सब करूँ, उसके बाद में मैं एक बीएमडब्ल्यू में ना बैठूँ? मतलब खरीद ही नहीं सकता मैं? तो मतलब क्या निकला भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? या अक्षय कुमार की आवाज़ में बोलूँ तो भाई क्यों थक रहे हो आप? क्यों थक रहे हो इन सब चीज़ों के पीछे? मत थको, और जल्दी से अपना ध्यान पूरा-सा डाइवर्ट कर लो प्राइवेट जॉब्स की तरफ। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये प्राइवेट जॉब्स का चलन हुआ कहाँ से? मतलब ये, और ये गवर्नमेंट जॉब्स के प्रति ये इतना जो क्रेज़ बन गया, ये बना कहाँ से? तो ये बात बहुत पुरानी, जब हमारे देश पे अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था? भारत उनको एक पूरा संपन्न देश मिल गया था, जहाँ पे हर जगह लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। लेबर से मेरा मतलब स्किल्ड लोग। तो दुनिया में अगर कहीं पे भी स्किल्ड लोग मिलते थे, वो इंडिया में मिलते थे। तो उनको हर जगह लेबर मिल गया फ्री में, और अच्छा खासा, और उन्होंने उनको गुलाम बना लिया, तो उनको वो पैसा दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से उनको पैसा, वो ये भी नहीं चाहते थे कि अगर लेबर लोग को अगर पैसा देंगे तो वो तो रिच हो जाएँगे, तो उनको वो भी नहीं चाहिए था। तो उन्होंने जो वर्कर्स थे उनको रिच भी नहीं होने देना था। तो उन्होंने उनके ऊपर लगा दिया टैक्स, कि भाई तुम जो हमसे जो कमा रहे हो, हमारे लिए पहले तो काम करो, फिर हमारे लिए जो काम करोगे उस पे जो पैसा जो कमाओगे उसके ऊपर और डबल से टैक्स दोगे, और वो टैक्स लेने के बाद में हम कलेक्ट करेंगे। तो ये जो टैक्स को कलेक्ट करने की जो एक प्रॉपर मशीनरी, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ हमेशा, लूट-पाट की मशीनरी जो थी ना, वही मशीनरी को हम आज यूज़ कर रहे हैं किसी और काम में, जो कि देश की सेवा है। अब आप सोचो, अगर कोई मशीन बनी है किसी को शूट करने के लिए, आप वो शूट करने वाली बंदूक से आप उसको बोलोगे नहीं इसके अंदर भी तो लोहा है, इसके अंदर भी तो बारूद है, तो क्यों ना मैं इससे मैं कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव काम कर लूँ। जो चीज़ बनी ही लूट-पाट के लिए है, वो कंस्ट्रक्टिव काम कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती।
और ये मेरा सबसे बड़ा विरोधाभास है इस पूरी मशीनरी के साथ में। तो वो जब ये बना था, तो इस तरह से वो जब हायर करते थे लोगों को, तो वो लेते थे यार गाँव में कौन जो थोड़ा ऐसा है, उसको उन्होंने प्रॉपर एक मशीनरी बनाई, मतलब जिसके अंदर कि एक एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस बना दी और लोगों को हायर करने का। और ये अब 1800s और अर्ली 1900s की बात है। तो उन लोगों ने पूरी एक मशीनरी बना ली और लोग वहाँ पर हायर होने लग गए। अब जब लोग वहाँ पर हायर होते थे, तो उनको क्या टारगेट दिया जाता हो, जैसे हम सेल्स में जाते तो हमको क्या टारगेट देते थे, भाई 10 कस्टमर लेके आना है, 5 लाख का बिज़नेस होना चाहिए, आपकी ये टारगेट है, ऐसे टारगेट देते ना। अब जो लोग अगर गवर्नमेंट के बिहाफ़ पे हो रहे हैं सिलेक्ट, अंग्रेज़ों के बिहाफ़ पे, जो एक गुलाम देश के ऊपर उनको काम करने के, उनको क्या टारगेट दिया जाता होगा कि भाई मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम रेवेन्यू लाके दो, मैक्सिमम मैक्सिमम कलेक्शन होना चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी अगर टैक्स नहीं दे रहा है तो उसकी बैंड बजा दो आप बिल्कुल, और बिल्कुल उल्टा-सीधा कर दो। और मतलब जिस तरह से आप देखोगे वो एक दमनकारी नीतियाँ थी सारी, जिसके कारण वो लोग इस तरह से बनाते थे उसको। तो इसको हमने, और उसी उसी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जब वो इस तरह से भेजे, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, इसीलिए उनको सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट में, लेकिन उनको फिर भी सर्वेंट बोलते थे, बिकॉज़ दे वर सर्विंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसको क्या बोलते थे कि तुम अगर उनको पावर नहीं देंगे थोड़ी बहुत, कॉमन जनता से ज़्यादा उनको एक जगह ऊपर नहीं बनाए, तो क्या जनता उनकी बात सुन रही है? नहीं सुनेगी, ऑब्वियसली नहीं सुनेगी। तो उनको इसीलिए थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा पावरफुल बनाया जाता था कि वो दूसरों को प्रताड़ित कर सके, दूसरों को हैरास कर सके, और वो अगर कोई इलॉजिकल चीज़ भी अगर इन्फोर्स कर रहे हैं, तो वो उसमें कोई मना ना कर सके, और लोग जो है डर के और धमका के उनसे पूरा जो भी उनको टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है, जो भी उनसे काम करना है, ऑर्डर में रखना है, सब सिस्टमैटिक रखना है, वो सब कर सकें। तो उनके लिए वो सिर्फ़ एक लूट करने का सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज़्ड तरीका था। अब हमने वो सिस्टम ले लिया और हम उसी सिस्टम को चला रहे हैं अभी। तो आप बताइए सही है या गलत है? कोई इसको सही बोले चाहे गलत बोले, मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है। और इसका आप साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखो, तो जो उस टाइम पे जो हमारे, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली हमारे ग्रैंडफ़ादर या ग्रैंडफ़ादर के जो फ़ादर थे, उस जनरेशन ने इस तरह के सिविल सर्वेंट्स को और जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं उनको देखा होगा। तो उनके उनमें क्या इमेज बनी होगी कि यार कैसे भी करके अगर ये बन जाते हैं ना, तो उसके बाद में लाइफ़ बिल्कुल सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारा पावर रहता है, और जैसे चाहो कर सकते हो, आप अनक्वेश्चनेबल हो जाते हो सोसाइटी में, बहुत इज़्ज़त हो जाती है, और बाकी सब आपके ना बिल्कुल आपके नीचे आ जाते हैं, आप कदमों में आके बैठ जाते हैं। तो ये जो है, ये धीरे-धीरे करके साइकोलॉजी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। फिर जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई, जब अंग्रेज़ चले गए, तो हमने बोला कि यार कौन मेहनत करेगा, नया सिस्टम कौन बनाएगा, एक काम करो, जो उनका ऐसा-ऐसा कॉपी कर लो। जैसा उनके में तो देश चल ही रहा है ना, तो हम भी वैसा का वैसा कर लेते हैं कॉपी। और हमने कहा यार कॉपी करना है तो चलो कॉपी कर लेते हैं, और फिर वैसा का वैसा हमने वही सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। और वो जो भी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, राइट फ्रॉम टॉप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर नीचे जो सबसे नीचे जो कर्मचारी रहते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम सेम टू सेम रखा। अब वो सिस्टम बना क्यों था? लूट-पाट करने के लिए। अब वो सिस्टम जो है वो रिप्लेस हो गया देश सेवा करने के लिए, तो वो तो ऑब्वियसली एफिशिएंट तो है नहीं। अच्छा, उसके अंदर दूसरा प्रॉब्लम है कि जैसे-जैसे देश आगे बढ़ता गया, अब हमें 70-75 साल हो चुके हैं उस पूरे घटनाक्रम को और अंग्रेज़ों को जाए को। अब देश जो है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है इस चीज़ को लेके। देश में सबको पता है, कंट्री में सबको पता है कि भई ये जो है ये लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं और बहुत कम सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं। ऑब्वियसली इसका पॉलिटिकल भी बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ना घुसते हुए एक नॉर्मल कॉमन इंसान की तरह से बात करते हैं कि यार हमें पता है कि सरकारी नौकरी में अगर घुस गए तो लाइफ तो सेट है, वो तो हमें पता है। लेकिन हमें पता है कि उसमें घुसना जो है वो बहुत मुश्किल है और ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब हमें ये चीज़ पता है तो हम एक बार ट्राई करना चाहिए, ऑफ कोर्स हर चीज़ का ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे अपना जीवन पूरा लगा देना, जो हमारी लाइफ के सबसे प्रोडक्टिव और सबसे हाई एनर्जी के साल जो होते हैं, जो मतलब 20 साल से लेकर आप 32-35 साल की जो उम्र होती है, अगर आप तब तक एग्ज़ाम के लिए ही ट्राई करते रहोगे, तो आप बाकी की लाइफ़ जियोगे कब? और आप वो सोचो फ्रस्ट्रेशन कितना आता होगा उन लोगों के जो जिन्होंने 10 साल, 15 साल, 8 साल, 10 साल पूरे लगा दिए हैं इस पूरे एग्ज़ाम्स के चक्कर में। और ये इतने सारी चीज़ें क्योंकि आप वेट कर रहे हो, फिर एग्ज़ाम्स डिक्लेयर हुई, फिर आपने पोज़ीशंस आई उसके अंदर, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया, फिर आपने उसकी पूरी जाके एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ हो जाती है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कोई गलत कर देता है, कोई केस कर देता है, कोई डेमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है, तो वो पूरी जो चक्र है ना, वो बहुत इंडेफिनिटली चलता रहता है। और मैं तो बोलता हूँ कि यार कि हम तो 2024 के भारत के जवान लोग हैं, राइट? हम तो यूथ हैं इंडिया का, तो यार हम क्यों वेट करें अपनी सक्सेस के लिए 8 साल, 10 साल? मेरे को वो बात समझ में नहीं आती। मैंने दुबई में भी वही चीज़ देखा है, जो दुबई के रूलर हैं, उनका एक वाक्य बहुत फ़ेमस है कि वो ये बोलते हैं कि यार मुझे सक्सेस चाहिए अपने लिए और दुबई के लिए, येस। लेकिन वो सक्सेस कब चाहिए? 10, 15, 20 साल बाद नहीं, आज। आज चाहिए सक्सेस। अगर हमें सक्सेस आज मिलती है ना, तो उसके मायने हैं, उसकी कीमत है। 10 साल बाद जो भी होगा उसमें ये 10 साल तो निकल जाएँगे ना।
तो इसलिए वही चीज़ भी है कि अगर आप 10 साल 15 साल की मेहनत करके अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन भी गए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? ठीक है, एक वो बस एक आपकी ज़िद है जो पूरी हो जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिकॉज़ मेरी फैमिली में कितने सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज़ में और अच्छे-अच्छे पोज़ीशंस से लेकर छोटी-छोटी पोज़ीशंस, सारी पोज़ीशंस में हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में इंसान की जो एक इंसान के अंदर जो पोटेंशियल होता है ना, अगर वो 100% अचीव कर सकता है ना, वो मेरे ख्याल से 20-30% भी अचीव नहीं करता है। क्योंकि वो लग जाता है उस मशीनरी में, और वो मशीनरी जो बहुत पुरानी है। 5 साल ये करोगे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, 10 साल बाद ये प्रमोशन हो जाएगा, 20 साल बाद, मतलब वो 10-10, 20-20 साल के चंक में बात कर रहे हैं। और जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम बात कैसे कर रहे होते हैं कि यार मुझे 2 साल में इंक्रीमेंट चाहिए, 1 साल में इंक्रीमेंट चाहिए, 1-2 साल में सैलरी डबल हो जाती है। आप देखो ना कितने सारे लोग हैं जिनकी सैलरी जब आज से 10 साल पहले की सैलरी और आज की सैलरी ले लो, आप विश्वास नहीं करोगे कि 10 साल में इतना बड़ा वो आ सकता है। और वहीं गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, सैलरी जो है वो किसी एक नियम के अनुसार चलेगी, और फिर वो नियम का उसमें कोई और लगेगा, फिर ये वाला आपका वेतन आयोग लग जाएगा, और वो मतलब ये काहे क्यों घुसना है उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी में, जब आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो और अपने आप को खुद सक्सेसफुल बना के कुछ अच्छा कुछ कर सकते हो। उस चीज़ में मत घुसो जहाँ पे चांसेस तो पहले कम है ही सही, और वहाँ पे अगर चांसेस आपके लग भी गया, आप किस्मत से घुस भी गए, तो मुझे कोई बहुत ब्राइट नहीं फ्यूचर लगता है। इनफैक्ट आप देखोगे तो कितने सारे लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं ना, स्पेशली अगर जो ब्राइट लोग हैं या जो लोग उसमें हैं, वो जब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पे होते हैं, तब वो अपने करियर की नई शुरुआत करते हैं। आप अगर देखोगे एस जयशंकर है, वो लाइफ लॉन्ग एक डिप्लोमेट और एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिला कि यार मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, वो कंसल्टेंसी में गए उसके बाद में, फिर उसके बाद में उनको मौका लगा, तो फिर उन्होंने कहीं गवर्नमेंट वालों ने उनको बुलाया, तो फिर वो आगे काम करने में लग गए, और उन्होंने अपना करियर लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दिया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप, अगर आप अभी 20 से 25 साल के बीच में हो और आपने 1 या 2 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी ले लिए किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, सबसे पहले, और स्पेशली अब अगर आप गाँव, कस्बों और छोटे शहरों में हो, तो प्लीज़ अपना समय जो है एक सही जगह पे लगाओ, अपना फ़ोकस सही जगह पे लगाओ, और देखो आप कितनी प्रगति कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो आप। आप इन चीज़ों में मत पड़ो जहाँ पे आपका कुछ सही, मतलब आप ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आपको बैटिंग करने के लिए ही नहीं मिलेगी। तो आप सोच रहे हो मैं सेंचुरी मारूँगा, कब मारोगे भाई? बैटिंग तो आना चाहिए ना आपकी। एक आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो थोड़ा-सा ना एक सोच का फ़र्क जो है, वो देश एक नेशनल लेवल पे सोच का फ़र्क क्यों बहुत डिफ़रेंस हो जाता है। अगर आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनमें से जितनी भी सफल कंट्रीज़ को आप देखोगे, ज़्यादातर जो सफल कंट्रीज़ हैं, उन सब में ये जो है ना कैपिटलिज़्म जो है ना, उसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है। अब हमारे साथ में तो क्या हुआ था, हम गुलाम बने थे, कैपिटलिज़्म की देन थी वो। तो हमें वो जो है वो चीज़ बहुत चुभती थी इंडिया में, तो हम लोग उसके कंप्लीटली थॉट प्रोसेस से ही अगेंस्ट थे कि नहीं, हम कैट पूँजीवादी नहीं बनेंगे, कुछ भी हो जाए हम पूँजीवादी नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप दुनिया को देखोगे, तो दुनिया का जो सबसे नॉन पूँजीवादी देश था, जो कि लेट्स से रशिया और चाइना को आप देखो, यूएसएसआर जो था उसका पूरा विघटन हो गया। चाइना जो था वो कंप्लीटली अभी, चाइना की सिर्फ़ गवर्नमेंट जो है वो नॉन पूँजीवादी, बाकी जो कुछ वो काम करते हैं, जो कुछ भी उसमें काम चलता है, वो सब के सब बिल्कुल प्रॉपर बाय द डेफिनिशन ऑफ, जो वो मतलब एक उनके पास में किसी ने दे दी होगी पूंजीवाद की बुक, और वो बुक के हिसाब से चल रहे हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो आप सोचो कि इवन अगर एट अ नेशनल लेवल भी अगर सब लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर मतलब पूंजीवाद, तो अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं एज अ कंट्रीज, तो हम क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सोशलिज्म तो यही था ना, कि यूएसएसआर में ऐसा था कि आपकी काबिलियत जो भी होगी, उसके अनुसार आपको गवर्नमेंट जॉब दे देगी और आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहोगे। जो कि हम बात कर रहे हैं, हमें सरकारी नौकरी सबको चाहिए इंडिया में, लेकिन क्यों चाहिए? उससे क्या होगा? उससे आपका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इस मानसिकता से जो है, हमारा सबसे अच्छा जो टैलेंट है ना, जो सबसे संघर्ष कर सकता है, सबसे कुछ नई चीज़ बना सकता है, हमारा सत्या नडेला जो हो सकता है ना, जो खुद से सुंदर पुचाए, और जो मतलब जो भी आप करोगे ना, अगर मैं न जाने कितने लोग हैं जो वो इस सरकारी जॉब के उसमें खप गए हैं अननेसेसरी के। मैं पर्सनली थोड़ा-सा भावुक हो जाता हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने एक बहुत ही क्लोज़ दोस्त को, जो कि बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने उसको देखा है उस प्रिपरेशन से करते हुए, और अल्टीमेटली वो प्रेशर सहन नहीं कर पाया, और उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, और वो बच नहीं पाया, और वो एक दोस्त को खोना में अगर मुझे इतनी दुःख हो रही, तो आप इमेजिन करो उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली को क्या गुज़रा होगा, और वो किस चीज़ के लिए, इतना पैसा है घर में, इतना अगर वो बिज़नेस करना चाहता तो कर सकता था, वो जॉब करना चाहता तो कर सकता था, हज़ार गुना इंटेलिजेंट था बंदा। और ऐसे कितने ही केसेस है ऑल ओवर इंडिया में। बस ये है कि उनको, बस ये चीज़ कोई बोल नहीं रहा है, और प्रॉपर
प्रखर तरीके से नहीं बोल रहा है कि यार तुम ये गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत पड़ो। ये है, अच्छा है करियर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं, देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप देश सेवा तो अपने आप से भी कर सकते हो ना। आज कोई कंपनी खोलते हो और सॉफ्टवेयर कंपनी खोलते हो या कॉल सेंटर खोलते हो या सेल्स की कंपनी खोलते हो या कोई D2C ब्रांड खोलते हो और आप अगर देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, वो भी तो देश सेवा ही है ना, वो भी देश के लोगों की सेवा है ना। ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसमें, लेकिन अल्टीमेटली उससे लोगों का घर भी तो चल रहा है ना। आप कल को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होते तो उससे लोगों को डिविडेंड भी तो मिलेगा ना। कितने सारे तरीके हैं देश सेवा करने के, ये कोई एक ही तरह रजिस्टर्ड सर्टिफाइड तरीका थोड़ी ना है कोई ये। और इस पे कोई किसी एक चीज़ का एकाधिकार थोड़ी ना है। तो उसके चक्कर में पढ़ो मत, और ये चक्कर में पढ़ पढ़ के बहुत सारी जानें और बहुत सारी लाइफ़्स जो हैं वो अननेसेसरी गलत रास्ते पे जा रही है। और मैं हमेशा अपने सारे व्यूअर्स को यही चाहता हूँ कि आप कैसे भी करके बस सही रास्ते पे चलते रहो। मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि ज़रूरी नहीं कि आपकी मंज़िल आपके पास हो या दूर हो, या अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हो ना, तो आप आज नहीं तो कल देर से देर मंज़िल पे पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आपको पता है कि उस मंज़िल पे जाके एक खंडहर ही मिलना है, वहाँ पे कोई खजाना नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। आप किसी न किसी या तो पॉलिटिशियन से परेशान रहोगे वहाँ पे, या आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको परेशान करते रहेंगे, या फिर आप करप्शन के आस-पास रहोगे, या तो किसी का शिकार होगे करप्शन का, या खुद करप्शन कर रहे होगे। दैट्स इवन वर्स। तो क्यों ऐसी मशीनरी में घुसना है जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का सामना और करना पड़े, और जबकि उसमें से वही बात है कि आपकी बैटिंग ही नहीं आएगी वहाँ पे आने करने के लिए। आप बस बाहर बैठ के देख रहे हो कि यार मेरा चांस कब आएगा, मेरा चांस कब आएगा। तो इस चीज़ से बाहर निकलना है, और आपको और मुझको ही नहीं, पूरे इंडिया को इससे बाहर निकालना है, क्योंकि भारत में कार्य जो है वो प्रगति पर है, और आज नहीं तो कल हम एक प्रॉपर प्रॉपर पूंजीवादी देश बन के रहेंगे। हम फोकस करेंगे बिजनेस पे। और एक आखिरी पॉइंट ये भी बोलना चाहूँगा कि भारत की जो आत्मा है ना, भारत की जो धारणा है, चलो अभी तो अंग्रेज़ तो बीच में आ गए, लेकिन अंग्रेज़ों के पहले भी देखो आप। अंग्रेज़ों के पहले आपने 1 डेढ़ 2 3 हज़ार का इतिहास देखो। हमें सब बोलते हैं ना कि हम भारत जो है वो एक सोने की चिड़िया था, करेक्ट? तो वो सोने की चिड़िया कैसे बना? हमारे यहाँ तो कोई सोने की खदानें नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पत्थर खोदा तो बिल्कुल वो सोने के डल्ले निकल रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमारे पास सोना कहाँ से आया? हमारे पास सोना आया डेफ़िसिट के कारण। जो हम लोग ट्रेड डेफ़िसिट होता है ना, तो उसमें हमको एक्सेस होता था कि हम लोग सामान ज़्यादा बेचते थे, और हमें उसका गोल्ड, हम पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की कॉटन से लेकर मसाले, मतलब हर चीज़ का जो स्किलफुल काम हुआ करता था, हम वर्ल्ड का वो काम करते थे। और आज भी हम उसी दिशा में अग्रसर हैं। हमें बस अपनी एक थॉट प्रोसेस को लौट के लाना है, और अपना ये जो सबसे इंटेलिजेंट माइंड्स को एक जो ये भट्टी में धकेलने वाला काम है ना, कि बस सरकारी कर लो, सरकारी जॉब अच्छी होती है, और सरकारी जॉब के पीछे जो ऑब्सेशन है ना, इसको बस कैसे भी करके कंट्रोल करो और अपना फोकस लगाओ। जब आप उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे, तो लोगों का स्टिग्मा प्राइवेट सेक्टर की तरफ कम हो जाएगा। और आप देखिए कितने कितने लोग कितना कितना नाम रोशन कर रहे हैं हमारा। हमें भी तो करना है ना। वैसे तो भारत में कार्य प्रगति पर है, आप भी करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ। कोशिश करिए कि हम सब निकलें, इस डायरेक्शन में निकलें, कि हम भारत को आगे ले जा पाएँ। इस पॉडकास्ट को अंत करते हैं आज यहीं पर। याद रखिए, आपको बोलेरो और लाल बत्ती की नहीं, आपको हेलीकॉप्टर के सपने देखने चाहिए, ताकि आप अंबानी और टाटाज़ और बिरलाज़ की तरह आप हेलीकॉप्टर में घूमो। बोलेरो ये सब किसी काम की नहीं है, आजकल बहुत मिलती हैं। जय हिंद।